Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So today we are going to discuss on CVT VS PYQs, that is on lecture number 3. So आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम सेक्शन ए के क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट्स है कि सर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में डिफरेंसेस क्या है, ये डाउट्स है. क्लियर? देखो सिंपल सा बात है कि लास्ट ईयर का जो हमने क्वेश्चन पेपर देखा था उसमें जो सेक्शन ए और सेक्शन बी का जो कंबाइंड मार्क था वो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कंसिडर किया जा रहा था. कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में? जैसे कि आपका किसी भी स्टेट की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जिसमें कि आपका आता है क्या, झारखंड, बिहार, ठीक है, पंजाब, ठीक है, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान. क्लियर? तो इन सारे स्टेट्स में हमने देखा था कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के कंबाइंड मार्क्स को ले रहे हैं. जबकि आप जेएनयू की बात करें, स्पेशली जिनका ड्रीम जेएनयू के लिए है, तो दोज हु हैव ड्रीम्स फॉर जेएनयू दे आर ओनली फोकसिंग ऑन सेक्शन बी पोर्शन. क्लियर है? तो सेक्शन बी में जिनको अच्छे मार्क्स आए हैं वो सारे के सारे हमारे जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए काफी हद तक एलिजिबल हो गए. क्लियर? तो ये तो बातें थी आपके क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस की, जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर आ रहा है एंड एडमिशन पैटर्न क्या रह रहा है सीवीटी 2022 की बात करें. ठीक है, लेट अस डिस्कशन सम क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन आई एम टेलिंग कि जिन लोगों को अभी भी लग रहा है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, दे शुड बी स्टे ट्यून्ड विथ आवर लेक्चर सीरीज, और दोज हु नीड फॉर रेगुलर कोचिंग टू आवर बैचेस दे कैन ज्वाइन अस. ठीक है, जिन बच्चों को लग रहा है कि आप प्रिपरेशन करना चाहते हो और हमारे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो, आप सबका स्वागत है. आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैचेस को, क्योंकि वो अभी चल रहा है और वो कंटिन्यू रहेगा आपके एग्जाम तक. तो एज सुन एज पॉसिबल आप सारे के सारे बच्चे जो भी इंटरेस्टेड हैं आप सब ज्वाइन कर सकते हो. लेट अस बिगिन. सो आज का जो क्वेश्चन है हम लोग डील कर रहे हैं, दिस इज फ्रॉम सेक्शन ए. ठीक है, सेक्शन ए का पार्ट ए का क्वेश्चन है ये. सेक्शन ए पार्ट ए का क्वेश्चन है. तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. पूछता है द ओरिजिन, एक मिनट, द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कैन बी ट्रेस्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक संहितास. ठीक है, तो ये वेदास के बारे में पूछा है क्वेश्चन. ठीक है, और आप बिलोंग करते हो इंडिया को. भाई साहब, इंडिया को आप बिलोंग कर रहे हो और आपको वेदा के बारे में ना पता है, ये तो बड़ा ही गलत है ना. आपको वेदास के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हो, इंडिया का एग्जाम है, और इंडिया में होने वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपको वेदिक्स और वेदास के बारे में पता ना हो, तो ये तो गलत है. तो आपको पता होना चाहिए. सो लेट अस डिस्कस ऑन द वेदास. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया था इंडियन म्यूजिक. ठीक है, एंड most of us know that for Indian music there is शाम बेदा. ठीक है, शाम बेदा जो होता है वो इंडियन म्यूजिक के लिए यूज किया जाता है. क्लियर है? बट बाकी बेदास में क्या कहानी है, उसके पीछे का क्या प्रिंसिपल है, यू शुड नो इट. ठीक है, अदरवाइज ये आपको डिफिकल्टी होगा अगर आगे क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछ देगा वेदास पे, तो आपको डिफिकल्टीज होगा. सो इट इज अ क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेदास. लेट अस सी. देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में हम देखते हैं ऋग्वेदास. ऋग्वेदा क्या होता है? ऋग्वेदा इज द मोस्ट ओल्डेस्ट वेदास ऑफ ऑल which contains 1028 hymns. ठीक है, डील विथ डाइटीज मतलब क्या है कि इनमें कुछ हाइम्स थे, कुछ रिसाइटिंग मंत्रस थे. ठीक है,
जिनको हाइम्स मतलब होता है मंत्रस, जो मंत्र थे, मंत्र, दोज मंत्रस, ठीक है, डीलिंग विद द डाइटिस, डाइटिस मतलब गॉडेस, गॉड्स, ठीक है। गॉड्स कौन कौन से थे? अग्निदेव, फायर गॉड, इंद्रदेव, बारिश के गॉड, और सेजेस, ऋषि मुनि जो भी थे उनके लिए था, जिनको हम क्या बोलते थे? सुक्ताज, ठीक है। और ये कितने बुक्स में कलेक्टेड हुए थे? 10 बुक में कलेक्टेड हुए थे, तो जिनका नाम था मंडलास, ठीक है। तो ये जो ऋग्वेद था इसका पीरियड कितना था? 1800 से 110 बीसी, क्लियर। फिर क्या हुआ कि इसमें बोला गया है कि 2 से 9 वाली जो किताबें हैं, द कलेक्शन ऑफ बुक्स दैट कंटेन्स 2 to 9 books that consist of cosmologies and deities, while 1 to 10 deals with the philosophical questions and also talks about various virtues including a charity in the society। मतलब आप किस तरीके से सोसाइटी में चैरिटी करोगे, आपका साइकोलॉजिकल नेचर क्या होना चाहिए, आपका फिलोसॉफिकल नेचर क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस क्या राइज होते हैं, उन सब चीजों में कौन डील करता है? 1 और 10 डील करता है। 1 और 10 जो है यंगेस्ट है, जबकि 2 to 7 जो है दोज आर ओल्डेस्ट। 2 से 7 नंबर की जो किताबें हैं वो सबसे कम वाली होती थी और ओल्डेस्ट होती थी और स्मॉलेस्ट होती थी, जबकि 1 से 10 जो होता था वो स्मॉलेस्ट एंड यंगेस्ट होता था, क्लियर। ये चीज डिफरेंसेस याद रखो। ऋग्वेदा में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट आंसर पढ़ो। वेदास में क्वेश्चंस पूछा है तो किस तरीके से पूछा है, ठीक है। लेट अस गो टू सामवेदा। ओके, तो सामवेदा में देखते हैं तो 1549 वर्सेस हैं, जो कि 1200 से लेके 800 बीसी में है, और ऑल्सो नोन एज वेदास ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स। देखो इंडियन म्यूजिक की बात किया, जिसमें आया मेलोडीज एंड चैंट्स, चैंट्स की बात किया और मेलोडीज की बात किया, तो डेफिनेटली ये तो होगा ही। इसमें फिर बोला है कि 2 उपनिषद्स आर एम्बेडेड ऑल्सो, जिसमें चंदोगया और केना, 2 उपनिषद्स भी हैं इसमें, जिसका रूट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस भी इसके अंदर में है, जिसमें कि पार्ट 1 जो है वो इंक्लूड करता है गाना, एंड पार्ट 2 जो होता है वो इंक्लूड करता है तुम्हारा किसका? अर्चिका, ठीक है। शाम वेदा जो है इसको रीडिंग नहीं किया जाता था, इसको म्यूजिकल स्कोर था, गाया जाता था और ये सुना जाता था, साम वेदा जो था, क्लियर हुआ। ये 2 वेदा के बारे में आपको पता चल गया है, तो आपका आंसर तो यहाँ पे शाम वेदा था, क्लियर। साम वेदा वाज क्लियर कट आंसर फॉर इट, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट वेदास की, तो नेक्स्ट वेदा में यहाँ पे तुम देख सकते हो यजुर्वेदा। यजुर्वेदा में क्या होता है? देखो इसमें क्या होते थे, कृष्णा, शुक्ला, 2 पार्ट है, 2 टाइप्स है, एक कृष्णा है एक शुक्ला है। इसमें ब्लैक एंड डार्क जो है कृष्णा है, शुक्ला जो है वो व्हाइट एंड ब्राइट है। तो कृष्णा यजुर्वेदा हैज अनअरेंज्ड अनक्लियर मोटली कलेक्शन ऑफ वर्सेस। शुक्ला में क्या है, सब अरेंज्ड है और क्लियर वर्सेस है। The oldest layer of the Yajurveda has 875 verses, mostly taken up from Rig Veda. ऋग वेदा से लिया गया है इसमें, ठीक है। The middle layer of the Vedas has Sattapatha Brahmana, which is a complementary of Shukla Yajurveda. The youngest layer of Yajurveda consists of various Upanishads, बहुत सारे उपनिषद हैं इसमें। बृहदारण्यक उपनिषद, ईशा उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद एंड कथा उपनिषद, सवस्त्वत्र उपनिषद एंड मैत्री उपनिषद, ठीक है। अब बात आता है कि हम बात करते हैं इतने सारे उपनिषद की, इतने सारे उपनिषद की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस उपनिषद? कोई पूछेगा आपको कि ये उपनिषद क्या होता है, सपोज someone asked you what is these उपनिषद, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, कोई पूछेगा उपनिषद क्या होते हैं तो आप क्या बोलोगे? उपनिषद क्या है, क्या बोला जाता है उपनिषद को? अगर आप माइथोलॉजिकल स्टोरीज में बहुत सारा पढ़े होंगे, उनमें उपनिषद बोलते हैं किस चीज के लिए होता है?
इस ये एक कंप्रिहेंसिव बुक्स है। comprehensive and extensively written बुक्स हैं, ठीक है, जिनमें किस चीज के बारे में बताया गया है, ये बोलता है इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स के बारे में, कि सारा जो यूनिवर्स है वो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, इसके बारे में बोला गया है। क्लियर? उपनिषद का मीनिंग यही है। जबकि हम अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद में क्या होता है, इसमें 18,000 से लेके 800 BC तक है। द डेली प्रोसीजर ऑफ लाइफ के बारे में बताता है, जो कि बोला गया है इस वेदा में, अथर्ववेदा में, जिसमें कि 730 हाइम्स हैं, सुक्तास हैं, 6000 मंत्र हैं और 20 बुक हैं। पपलीपड़ा एंड सौकन्या जो है, 2 सर्वाइविंग रिसेशंस ऑफ अथर्ववेदा, ठीक है, कॉल्ड ए वैदिक ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज। इट इंक्लूड्स 3 उपनिषद, इसमें भी 3 उपनिषद हैं, जिसमें मुंडका उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रसन्न उपनिषद मौजूद है, ठीक है। और अनलाइक साम वेदा वेयर हाइम्स आर बोरोड फ्रॉम ऋग वेदा, हाइम्स ऑफ अथर्ववेदा आर यूनिक एक्सेप्ट ए फ्यू। ये यूनिक है, ठीक है, जबकि साम वेदा के जो हाइम्स हैं वो ऋग वेदा से आए हैं। क्लियर है? तो कुछ कुछ डिटेल आई थिंक आपको मैंने रिलेटेड टू वेदास दे दिया है यहाँ पे, सो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल इफ यू नो अबाउट दिस वेदास फॉर योर हेल्प, ठीक है। तो वेदास तो कुछ नहीं, वेदास एक्चुअली में उपनिषद होते हैं, एक्सटेंसिवली रिटन बुक्स हैं, जो कि आपके डे टू डे लाइफ से भी जुड़े हुए हैं, जो कि आपके पुराने पौराणिक कथाओं से भी जुड़े हुए हैं, जिनमें बताया गया है कि किस तरीके से लाइफ को जीना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से आपको लाइफ में सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, ये सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। वेदास का रूल क्या है, यही तो है वेदास, ठीक है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is simple. So it is asking, Buddhism made an important impact by allowing which of the following hit heteromarginal section of society into folds? ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो, बुद्धा was against the caste, सबसे पहली बात, कास्ट के अगेंस्ट थे ही थे। His religion was open to all, to Sudras, women and even repentant criminals, criminals के लिए भी था, ठीक है। The Buddhist scriptures were available to all the men and women. Buddhism encouraged abolition of distinction in the society and strengthened the principle of social equality. सोशल इक्वलिटी जहाँ रहेगा वो रहेगा ही रहेगा। अब सोशल इक्वलिटीज कहाँ रहेगा, जब तुम्हारा विमेन रहेंगे, ठीक है, और कौन रहेंगे, यहाँ पे लिखा है शूद्रास, तो शूद्रास भी रहेंगे, क्योंकि वॉरियर और मर्चेंट के पास तो बहुत पैसे हैं, लेकिन ये दोनों का रहना बहुत जरूरी है। These two are very important. तो आंसर आपका ए एंड डी होगा डेफिनेटली, इसमें तो कोई बोलने वाली बात नहीं है। बुद्धा का जो प्रिंसिपल्स है वो इसको अलाउ करता ही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question, they are asking, President of India is empowered to make which of the following appointments? किन किन अपॉइंटमेंट्स को वो कर सकते हैं? देखो, पहला उनके पास कौन कौन सी अपॉइंटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड स्टेट एंड यूनियन हाई कोर्ट्स के भी वो कर सकते हैं। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो डेफिनेटली जहां पे सी आंसर नहीं हो, आंसर नहीं होगा, ये तो आंसर होगा ही नहीं। फिर आता है तुम्हारा चीफ मिनिस्टर ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये तो ठीक है, एनसीआर। फिर आता है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर आता है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। फिर आता है द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विसेज। फिर आता है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर आपका आता है एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स टू अदर कंट्रीज, list of name given by the prime minister, officers of all Indian service, IS, IPS and other central civil services, ठीक है, तो ये उन्होंने बोला। अब बात आता है
कि इनमें चीफ जो है, चीफ जो है, आपको प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो ये सुप्रीम कमांडर भी होता है, सुप्रीम कमांडर भी होता है। सुप्रीम कमांडर मतलब सुप्रीम होता है किनके, ऑफ 3 आर्मी डिविजन्स, ये तो आपको पता ही है। जब चीफ ऑफ आर्मी को वो कर सकते हैं, इफ दे कैन अपॉइंट चीफ ऑफ आर्मी, ठीक है, तो आप चीफ ऑफ एयरफोर्स को भी कर सकते हो। क्लियर है? बट स्पीकर ऑफ लोकसभा दिया है कि कहीं नहीं दिया है। स्पीकर ऑफ लोकसभा ही एक चीज है जिसको आप नहीं कर सकते हो बाय प्रेसिडेंट। तो आपका आंसर क्या होगा, ए, सी एंड डी। क्लियर? ए एंड सी नहीं होगा, ए एंड सी नहीं होगा, डी भी होगा। जब चीफ ऑफ आर्मी को कर सकते हो तो चीफ ऑफ एयरफोर्स को क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तो सुप्रीम कमांडर है, 3 आर्मी डिवीजन का सुप्रीम कमांडर है, सिंपल सी बात है। क्लियर? ये क्वेश्चन में क्लियर है? लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द स्वच्छ भारत मिशन इन अर्बन। क्लियर है? देखो, सबसे पहली बात तो इतना पैसा तो आया ही है, स्वच्छ भारत मिशन का जो अर्बन वाला फेज था उसमें ही आया ही है, 1.4 लाख करोड़ आया ही है, और ये 5 साल का टेन्योर लेके भी आया है। सेकेंड फेज या स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात करें तो इनमें होना ही है काम। देखो, ए सभी में है, तो ये ए तो सभी में है, अगर ऑप्शन में, तो ए इज डेफिनेटली ट्रू, ए की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बात करते हैं स्वच्छ भारत अर्बन जो है किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सही बात है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विल बी द आंसर, ए एंड बी होगा ही होगा। तो ऑप्शन सी कट आउट, ऑप्शन सी नहीं होंगे, ए एंड बी जहां होंगे वो आंसर होंगे ही होंगे। फिर दूसरी बात आती है क्या, कि हरदीप सिंह जो थे उन्होंने लॉन्च किया था ऑपरेशन गाइडलाइंस को स्वच्छ भारत मिशन का 2.0 का एंड अमृत 2.0 का। तो हरदीप सिंह जो है, सी वाला ऑप्शन दैट इज करेक्ट, हरदीप सिंह का सी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। क्लियर है? तो आपका अगर सी करेक्टेड है तो आपका आंसर होना चाहिए ए बी सी डी। क्लियर? एसबीएम जो है वो तो लॉन्च हुआ ही था 2 अक्टूबर 2015 को, जब पीएम मोदी जी ने 2014 से 2015 तक एसबीएम को लॉन्च किया। क्यों? टू सेलिब्रेट 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एमके गांधी। कब? 2019 इन 2019। क्लियर? तब की बात चल रही है, 2019 में एनिवर्सरी ऑफ एमके गांधी को सेलिब्रेट करने के लिए। क्लियर है? तो इट इज वेरी इजी, ठीक है, गांधी जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए ही आया था। कब? इन 2 अक्टूबर 2019, ठीक है, तब सेलिब्रेट करने के लिए आया था। तो बहुत ही आसान है, तो ऑल 3 पॉइंट्स इंपोर्टेंट है। बट अगर हम जानना चाहें कि इनमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, तो पहले था एलिमिनेशन ऑफ ओपन डिफेकेशन, मतलब बाहर में कोई शौच करने जा रहा है तो उसको रोकना है। दूसरा क्या है, इराडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, देखो नालियों में जो वर्कर्स होते हैं वो घुस के साफ करते थे टॉयलेट्स को, उनको हटाने की बात की गई। टू कन्वर्टिंग इन सैनिटरी टॉयलेट्स टू सैनिटरी, ठीक है। तीसरा चीज क्या बोला है, मॉडर्न एंड साइंटिफिक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सही बात है, नया रूल्स लागू करना। इफेक्टिव बिहेवियरल चेंज रिगार्डिंग द हेल्दी सैनिटेशन प्रोसेस, लोगों में जागरूकता पैदा करना।
अवेयरनेस जनरेशन अबाउट सैनिटेशन एंड लिंकेज टू पब्लिक हेल्थ से लिंक करके बताना कि हाँ इससे ये बीमारी हो सकती है, इससे ये बीमारी हो सकती है। तीसरा है कैपेसिटी एगमेंटेशन फॉर द अर्बन लोकल्स टू क्रिएट इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। मतलब क्या है कि अगर आपको स्वच्छ बनाना है, स्वच्छ बनाना है तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर को भी अपॉर्चुनिटी देनी है, मिलकर करना होगा। क्लियर है? तो आई होप कि ये जो लेक्चर है इसमें आपको बहुत हद तक बहुत सारे चीजों के बारे में समझ में आया होगा एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए होंगे। एंड इफ यू हैव सम डाउट्स प्लीज कमेंट इन द बॉक्स। एंड आप सबका स्वागत है, आप हमारे नए बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आवर नया न्यू बैचेस हैज बीन स्टार्टेड नाउ and for the detailed course preparation, so please contact in the WhatsApp number that is given in this box, and all the best for the upcoming exam. Have a nice day.